नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्णन। दर्शकों, एक बार फिर हार्श फायरिंग या सेलिब्रेटरी फायरिंग ने एक जान ले ली है और इस बार आरोपी है जेडीयू से विधायक रह चुके और फिलहाल बीजेपी पार्टी के नेता राजू सिंह। अपने फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी में राजू सिंह ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली 42 साल की अर्चना गुप्ता के सिर पर जा लगी। आज इस महिला की मौत के बाद नेता राजू सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर सवाल बड़ा है। भारत में बढ़ते गन कल्चर के पीछे वजह क्या है? क्यों बिना लोगों के जान की परवाह लिए लोग ट्रिगर दबाने लग गए हैं? इन बंदूकबाजों पर लगाम लगाने के लिए क्या करना होगा? यही बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं हमारे पैनल से। हमारे साथ जुड़ रहे नवीन कुमार, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, एलन राव, पूर्व डीसीपी रह चुके दिल्ली पुलिस के, रमाकांत गौर जुड़ेंगे कुछ ही देर में, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, और नीलम कटारा भी जुड़ रही है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन सबसे पहले चलेंगे हमारे सहयोगी प्रियांक के पास। प्रियांक, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इसी केस के सिलसिले में। बताइए कि पुलिस का क्या कहना था? जी कविता, जब से मेरा नाम ने बस खबर में ये दिखाया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो आरोपी था उसको परिवार वालों के सामने परेड कराई और उसको ले जा करके फॉरेंसिक सैंपल्स दिलाने के नाम पे उसी मॉर्चरी में मौजूद कर दिया जहां पे पहले से ही विक्टिम की लाश पड़ी हुई थी। और उसके बाद वहां से आनंद फानंद में जब मेरे नाम ने ये खबर दिखाई तो आला अधिकारी अपने बचाव में आए। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच के लिए ले गए थे। शुरुआती दौर में दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि उसे मेडिकल जांच के लिए ले गए थे, लेकिन जब हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से उसी प्रीमिसेस में आरोपी को भी ले जाया गया, तो दिल्ली पुलिस के ने हाथ खड़े कर दिए और अजीबोगरीब बयानात आने लगे। और उसी तरीके के बयान एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले दिया है कि उन्हें किसी भी बात का मलाल नहीं है कि इस पूरे मामले में कहीं भी किसी भी तरीके की चूक हुई। वहीं दूसरी बात है कि जब पता था दिल्ली पुलिस को कि आरोपी काफी ज्यादा जघन्य अपराधों में शामिल रह चुका है, उसके खिलाफ पहले से ही 5 मुकदमे थे, पूरे परिवार वालों ने मिल करके घटनास्थल से जो सबूत थे उसको मिटाए, खून के जो धब्बे थे उन्हें धोया गया, जो इस्तेमाल किए हुए शेल्स थे, जो कार्ट्रिजेस होते हैं, यूज कार्ट्रिज होते हैं, उसे भी घटनास्थल से दूरी पे फेंक दिया गया ताकि पता न चले कि आखिरकार गोली किसने चलाई। एक और आरोप शख्स आता है और वो क्लेम करता है कि उसने गोली चलाई थी, राजू सिंह ने गोली नहीं चलाई थी, और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाह रहा है। जब पूरे जो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनका कंडक्ट इस तरीके का दिखता है, ऐसे हालात में जो आई विटनेसेस हैं, जो कि पीड़िता के पति हैं, उनके ठीक सामने राजू सिंह को ले जाना जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल इस पूरे मामले में एक चीज ये रही कि दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह पे 302 का मुकदमा कर दिया पीड़ित की मौत के बाद, और राजू सिंह की जो पत्नी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है एक और सहयोगी के साथ। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी जो सबूत है उन्हें मिटाने के एलिगेशंस पे दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 आरोपी हैं, जिसमें राजू सिंह और उनकी पत्नी भी शामिल है। जी प्रियांक, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सके कि पूरी वारदात, उस रात की जो वारदात है वो जरा एक बार फिर दोहराए हमारे दर्शकों के लिए। जी कविता, जैसे हम आपको बता रहे थे कि 31 दिसंबर की रात को नए साल की शुरुआत से पहले ही एक रोज फार्म है जो कि फतेहपुर बेरी एरिया में है, जो राजू सिंह की माता के नाम पे है, जो कि ये फैमिली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली रही है बिहार की। वहां पे तकरीबन 50 से 60 लोग मौजूद थे, जिसमें बच्चे, औरतें और कई बड़े लोग भी मौजूद थे। उसी बीच में राजू सिंह ने तकरीबन 11:30 बजे के करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की। उन्होंने डीजे को बोला कि गोली चलाने वाले गाने बजाएं, जिससे उत्तेजित होकर के एक बार फिर से 12 बजने के बाद ही राजू सिंह ने वापस से फायरिंग शुरू कर दी। जब गोली अर्चना गुप्ता को लगी, उसके बाद राजू सिंह आनंद फानंद में वहां से अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गए। ड्राइवर जो था वो भी वहां पे फायरिंग कर रहा था। ये दोनों नेपाल की ओर भागे, लेकिन नेपाल से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कामयाबी हासिल की और यूपी पुलिस की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई। लेकिन इस बीच पुलिस को बुलाने से पहले
सारे तथ्य मिटाने की कोशिश की गई। कोई भी पीसीआर कॉल नहीं हुआ, ना कि राजू सिंह के परिवार की तरफ से, ना ही वहां जो 50 से 60 लोग मौजूद थे उनकी तरफ से। ये पीसीआर कॉल मिली है दिल्ली पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से, जहां पे महिला का एमएलसी कराया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए ले गया था। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने देखा है जसिका लाल के कांड में भी हर तरीके से तथ्य मिटाने की कोशिश की गई थी। कोई भी पक्ष खुल करके सामने नहीं आ रहा था। जिसने देखा हो कि आखिरकार मनु शर्मा ने गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी, जी यहाँ भी कुछ उसी तरीके से होता नजर आ रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस समय दौर के मीडिया और अभी के दौर के मीडिया में काफी ज्यादा अलर्टनेस आ गई है। हम अब मौका वारदात पे उतनी जल्दी पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो छुपाने की कोशिश करता है जो जी एडमिनिस्ट्रेटिव तबका है, वो नहीं हो पाया इस चीज में। राजू सिंह भागा था, लेकिन जैसे ही ये खबरें फ्लैश हुई, दिल्ली पुलिस तत्परता से आई और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 को तथ्य और सबूत मिटाने की धाराओं में अरेस्ट किया गया है और 2 लोगों को फायरिंग और मर्डर के सेक्शंस में अरेस्ट किया गया है। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। अब चलते सीधे हमारे पैनल के पास। सबसे पहला सवाल नवीन कुमार आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताएं कि इस आदमी ने सेलिब्रेटरी फायरिंग किया है, हर्ष में उन्होंने फायरिंग किया, पार्टी में जहां पर बच्चे मौजूद थे, जहां पर बूढ़े मौजूद थे, वहां पर इन्होंने गन निकालकर चलाई, एक बार नहीं 2 बार, और 5-6 राउंड चलाया उन्होंने दोनों बार, जैसे हमारे सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं। नवीन जी बताएं कि राजू सिंह अब तक बीजेपी में क्यों है? पहली बात कि राजू सिंह भाजपा के नेता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए ये स्पष्ट होना चाहिए। और मैंने चेक किया और मैंने अभी इसके विषय में मैं ऑफिशियली ऑथेंटिक बता रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड में जरूर रहे होंगे, उसके विधायक रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद भाजपा में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि घटना हुई उसके घर पे, बस सही है, घर पे घटना हुई। और घटना में अगर कोई 31 के अंदर कोई पार्टी करता है, कोई और पार्टी करता है, तो उसके लिए उसको दिल्ली पुलिस या किसी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब गोली चली तो वहाँ पे जितने लोग थे उसमें से किसी ने उसको फ़ोन नहीं किया पुलिस को। पुलिस ने अरेस्ट किया, पहले 304, लेकिन बाद में 307, फिर 302 में उसको तब्दील किया गया जब उस विक्टिम की मौत हो गई, और उसको तुरंत पकड़ा भी गया। लाइसेंस 7 दिन के पुलिस रिमांड में है अभी राजू सिंह, और 7 दिन के रिमांड में कैसे इतने सारे इसके पास अम्युनिशन था, वहाँ किसके पास कहाँ से आया। तो 800 के आसपास गोलियां बरामद की हैं दिल्ली पुलिस ने वहाँ से, तो कैसे की हैं ये पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब गोली लगी तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं फ़ोन किया, या उसके परिवार के लोगों ने क्यों नहीं फ़ोन किया, क्या कारण था, इसकी भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और 2 लोगों को उसने जो प्रियांक ने जानकारी दी है, प्रियांश ने, वो सही जानकारी दी है कि 2 लोग इस समय जो अरेस्ट किए हैं वो सबूत मिटाने के जुर्म में है, और बाकी मुझे लगता है दिल्ली पुलिस अपना सही काम कर रही है और हत्या के मामले में जल्दी से छूटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये मेरा कहना है। जी नवीन जी, अच्छी बात है अगर वो बीजेपी में नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन था। शुक्रिया कि आपने उसे करेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही उठता है कि यहाँ पर हर जगह जो है, हर कदम पर कानून का उल्लंघन हुआ है। नीलम कटारा, जो गन कल्चर है वो तो बस बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए गन कल्चर बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, और क्राइम रिलेटेड टू पॉलिटिशियंस एंड दोज इन पावर बढ़ता जा रहा है, और वो इनकरेज किया जा रहा है। और मैं नवीन जी से कहूंगी, आज उनकी पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी से है, सारे कानून, सारे ऑर्डिनेंस आ सकते हैं, क्यों नहीं ये ऑर्डिनेंस आ रहा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं उनको और उनको इलेक्शन टिकट ना मिले। मैं तो कहती हूँ उनके परिवारों को भी नहीं मिलना चाहिए, मगर ये ऑब्वियस रीजन से इनकी पार्टी नहीं करने को तैयार है, और हमारे जैसे लोग भुक्तभोगी होते हैं। एक तो ये सेलिब्रेटरी फायर और हर्ष की फायर कहना, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है, ये इलीगल फायरिंग है। जी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। हमारे पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स होंगे तब तक क्राइम नहीं कम होगा। जी, और ये इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, एल.एन. राव, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की भी यहाँ पर एक रूलिंग है जिसके तहत ये इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, जैसे नीलम कटारा बोल रही है, वो कानूनन जुर्म है। एल.एन. राव। बिल्कुल, अब
बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना कानून में अपराध है, और लाइसेंस भी अगर है, किसी के पास वेपन भी लाइसेंस भी है, तो इस प्रकार के फंक्शंस में ऐसे फायरिंग करना एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस के साथ साथ बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। ये आईपीसी में इसमें परिभाषित है, और उसकी वजह से अगर ये ऐसी घटना हुई है और जिसमें मौत भी हो गई है, ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और जो भी जितने भी पावरफुल आदमी हैं, वो ज़्यादातर आपको देखा होगा आपने किसी शादियों में, यूपी में तो आप आम चलन हो गया है, यूपी में शादी में और दूसरी कई और फंक्शंस में लोग अपना मनी पावर दिखाने के साथ साथ अपना रुतबा दिखाने के लिए ऐसे फायरिंग करते हैं, जानबूझकर फायरिंग करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो फायरिंग कहीं किसी को भी लग सकती है, और वो स्ट्रे बुलेट कहीं भी जाके किसी की मौत का कारण बन सकती है, और वो मौत उस परिवार के लिए बहुत ही एक सदमा है। और ये सारे जो कृत्य हैं, जो ये बड़ा जिसको हम ग्रीवियस कहते हैं, ग्रूसम किलिंग है, यू कैन से ग्रूसम किलिंग, बिकॉज जो फायर कर रहा है उसको मालूम है कि उसकी फायर से गोली निकलेगी, और गोली निकलने के बाद वो कहीं भी किसी को जाके लग सकती है। तो ये इस सब चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस की इस बात में तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जितनी जल्दी से जल्दी इसको केस को सोल्व किया, पकड़कर जितनी जल्दी चाहे यूपी पुलिस की मदद से किया, और उसको भागने में कामयाब होने से बचा लिया और उसको पकड़ लिया। और इसमें जितने सबूत मिटाने के जो ऑफेंसेस से 201 आईपीसी का ऑफेंस भी लगाया है, और जितने आदमी इसमें जिम्मेवार थे उनको इसमें अरेस्ट करने में पुलिस कामयाब रही है। और इसके साथ साथ मैं एक और भी बात बताना चाह रहा हूं कि जो इनसेंसिटिविटी है, जो पब्लिक वहां थी, जो लोग वहां में मौजूद थे, जिनके सामने सब कुछ हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को तुरंत बताया और उसको भागने के लिए मौका देने से रोका। और इसी प्रकार से जैसे जसिका लाल केस है, और दूसरा जैसे यूपी में नीलम कटारे जी के बेटे का भी ऐसे ही हुआ था, वो भी वो दूसरा था, हर्ष फायरिंग नहीं था वो, उसको। और नीलम जी ने जो कहा, इसको सेलिब्रेटिंग फायरिंग का नाम ना देकर, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, इसको सेलिब्रेटिंग ना कहा जाए इसको। और ऐसे काम करने वालों को, जैसे उसमें जसिका लाल जी के केस में भी गवाहों की बड़ी कमी हो गई थी, इसमें भी जैसे सबके सामने हुआ है, या आई विटनेसेस पुलिस को ढूंढने मुश्किल लग रहे हैं। और आई विटनेसेस अगर आएंगे तो उनको केस में स्टैंड करना और ट्रायल के दौरान उसको सबको साथ लेके चलना, और ये बड़ा एक पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेवारी का काम है। और मैं समझता हूं कि पुलिस इसमें तफ्तीश करने के बाद, इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से करने के बाद में केस को सबूतों के आधार पर पुख्ता सबूत बनाकर इसको ट्रायल के लिए भेजेंगे, और दोषी को राव साहब आपसे और एक चीज पूछना चाहती हूँ, और इस सजा से एक और भी रहेगा, लेसन मिलेगा। जी राव साहब, इस सिलसिले में और एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जब गन लाइसेंस देते हैं तो क्या इस पर भी रोक या पाबंदी या किसी तरह का लिमिट होता है कि आप कितना एम्यूनिशन स्टोर कर सकते हैं घर में? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस शख्स के घर से 800 राउंड, 800 बुलेट जो है इनके घर से, इनके फार्म हाउस से सीज किया है पुलिस ने। और जैसे प्रियांक बता रहे थे, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने फायरिंग की, दोनों बार 5-6 राउंड चलाई है इन्होंने। ये बिल्कुल देखिए, लाइसेंस की जो कंडीशंस होती है, जब लाइसेंस बनता है, पहली बात तो बता दूं, लाइसेंस किसको दिया जाना चाहिए? जिसको एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, जिसको खतरा है, जिसको डेंजर है, जो उसको ही जरूरत है, उसके हिसाब से लाइसेंस देना चाहिए। उसके साथ साथ लाइसेंस में गन के बारे में उसका बोर का निश्चित तौर पे लिखा होता है, और कितने राउंड एट ए टाइम वो परचेज कर सकते हैं वो लाइसेंस के अंदर मौजूद होता है। तो ये कई हजारों की संख्या में जो बता रहे हैं कि 7-8 हजार या 700-800 जितने भी कारतूस मिले हैं, ये किस प्रकार से उनके पास इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे किए, किसमें जेन्युइन कितने हैं, उसमें कितने बोर के कितने, या लाइसेंस का जो बोर है उसके ही कारतूस होने चाहिए। ये सारे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में साबित पता किया जाएगा कि ये सारे कितने बोर के आर्म्स कारतूस हैं, एम्यूनिशन है। और अगर वो इलीगली डिटेन है तो आर्म्स एक्ट का इसमें एक धारा लगेगी कि वो इलीगल डिटेंशन ऑफ वेपन और एनी कार्ट्रिज इवन दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी एक सजा का अलग से केस बनेगा कि आर्म्स एक्ट के अंदर भी इसमें आता है कि नहीं आता। वो तभी आएगा जब गन के लाइसेंस, जो भी उसका लाइसेंस उसके पास अगर है, लाइसेंस ही है तो। अगर लाइसेंस ही नहीं है तो फिर तो आर्म्स एक्ट लगना ही लगना है। अगर लाइसेंस ही है तो भी कार्ट्रिजेस कितने उसके पास होने चाहिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो भी एक चीज देखा जाएगा। अगर वो उसमें एक्सेस है, लाइसेंस में जितना लिखा हुआ उससे कहीं ज्यादा है, या अक्यूमुलेट करने की कैसे हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इसमें आर्म्स एक्ट का ऑफेंस भी शायद इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगाया जाएगा।
जी, और यहाँ पर एक चीज बताना होगा, आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की बात यहाँ पर की, जिन दोनों पुलिस फोर्स के कोऑपरेशन की वजह से ये आज पकड़े गए हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि दिल्ली में 40,620 गन लाइसेंस बटे हैं, तो वहीं पर ये नेशनल डेटाबेस है। नेशनल डेटाबेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12,88,459 लोगों के पास जो है 459 गन लाइसेंस, यानी 12 लाख, करीब 13 लाख गन लाइसेंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में बटे हैं। तो क्या नीलम कटारा, आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का ही नहीं है, मुद्दा ये भी है कि इनडिस्क्रिमिनेट तौर पर यहाँ गन लाइसेंस बांटे जा रहे हैं? गन लाइसेंस बांटे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और इसमें से ये भी देख लीजिएगा कि इसमें से कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनको और उनके परिवार के लोग हैं, वो अलग एक स्टेटिस्टिक्स बहुत बड़ा बनता है। उनको चाहे भले ही मिले पीएसओ, मगर वो अपना, जैसे कहा पुलिस ऑफिसर ने आपके, कि ये एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि हमारे पास कितनी बंदूक है। और ये भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वहां जितने भी लोग थे उनको सबको जरूर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, उनको भी सबको हिरासत में लिया जाए, जी, फाइन किया जाए, क्योंकि अब तो कोई बात ही नहीं थी। मौत हो गई इसलिए इसको फॉलो अप किया गया। आए दिन देखा जाता है, मीडिया भी दिखाता है कि फलानी जगह पे ये नेता या वो पुलिस वाला नाच रहा है और बार बार आए, तो वो सारा फोकस मीडिया का भी यही रहता है कि किसी तरह से टीआरपी हो जाए कि बार बार आए नाच रहे हैं। मगर इस कभी नहीं उठाया जाता कि ये जाहिलपना, गंवारपना, बंदूक लेके जाना, ये क्यों हो रहा है पार्टीज में, और क्या ऐसे लोग हमारे लिए कानून बनाने के लायक भी हैं? जी, और यही बड़ा सवाल है। दरअसल रमाकांत गौर भी हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। रमाकांत जी, यहाँ पर और एक बात आपसे पूछनी थी कि हमें पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर तो है इस तरह के फायरिंग को लेकर, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग इसे कहे या सेलिब्रेटरी फायरिंग, लेकिन क्या कोई ठोस कानून बना है इसके लिए? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2017 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा कि ये एक अर्जेंट मैटर है, और एक लैंग्वेज यूज की जो मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दर्शकों को आपके माध्यम से। कोर्ट ने कहा कि द रिट पिटीशन फ्लैग्स एन इंपॉर्टेंट इशू दैट देयर इज एन obnoxious practice of using arms, licensed and unlicensed, in public gatherings, religious places, marriage parties, and other functions to fire ammunition in a gesture of showing joy. A view shall be taken by respondent within a period of 3 months from today. So 17 सितंबर 2017 से लेके आज तक जो तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उसका रेड टेपिज्म है, वो सोया हुआ है। तो अगर वो सोए हुए और एक्शन नहीं ले रहे हैं और उनकी लापरवाहियों के चलते ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कुछ मीडिया में रिपोर्ट होती है तो शायद कहीं कुछ एक्शन हो भी जाता है, बहुत सारी जगह हैं जहां ये रिपोर्ट नहीं हो पाती है और एक्शन नहीं हो पाता है, तो सरकारों को सोचना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सोचना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है उसको सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भागीदार होंगे और उन्हें फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी, और दरअसल यहाँ पर नवीन कुमार, अगर आप फुटेज देखें जो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अक्टूबर में जो है ये मामला सामने आया था नवीन जी, जहां पर ये आदमी जो है, ये शख्स एक 5 स्टार होटल, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल के बाहर गन ताने दिख रहा है और गन तान कर वो धमकी दे रहा है लोगों को, दूसरे गेस्ट को। इस होटल में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के बीच एक तरीके से लड़ाई हो गई थी, उसके बाद ये हुआ था। सिर्फ गन कल्चर ही नहीं है, एक एरोगेंस है, ये जो आसानी से जो गन मिल जाती है इन लोगों को। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह यहाँ पर रमाकांत जी कह रहे थे कि कोर्ट ने भी कहा है कि अर्जेंट नीड है, 2 साल हो गए करीबन इस ऑर्डर के आए हुए, अब तक इसको लेकर कानून क्यों नहीं बनी है? मैं इसके विषय हाँ कविता जी, मैं इसके बारे में बता दूं, कानून के मामले में भी और 2-3 बात भी। जो आपने अभी जो फिलहाल फुटेज जो दिखा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उनका भाई है, और हयात होटल के समय में की घटना है।
इसमें ये अरेस्ट हुए, इनके साथी भी लोग अरेस्ट हुए, बाद में कोर्ट के बाद इसके कई लोग अरेस्ट हुए, तब इन्होंने सरेंडर करना पड़ा। और अभी जो है इसके खिलाफ आई थिंक, जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं इस केस के विषय में, आप कहते तो पता कर लेता, चार्जशीट सबमिट हुई नहीं हुई, बाकी इतना जरूर मालूम था कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अरेस्ट होने के बाद इसके। दूसरी बात, 4800 लाइसेंस रिन्यूअल के समय में दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में रिजेक्ट किए हैं, जिनको नहीं दिए हैं। दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, 4800 लाइसेंस ऐसे जो रिजेक्ट किए हैं। तीसरी बात ये भी नीलम जी बोल रहे थे, क्योंकि नीलम जी को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, भाजपा में प्रवक्ता होने से पहले जब मैं पत्रकारिता में रहा हूँ तो नीलम जी के समय में उस केस को मैंने बहुत लंबे समय तक कवर किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो कहा उनकी वेदना संवेदना बिल्कुल सही है। पॉलिटिशियन जो अपराधी हैं उनको राजनीतिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं आना चाहिए। ये कानून भी भाजपा सरकार ही लेकर के आई थी, वाजपेयी सरकार। जिसके बाद ये हुआ कि जिनको सजा हुई उनको 5 साल दोबारा सजा हो जाए, 15 साल, और तीसरी बार घटना में अगर कोई सजा मिलती है तो उसको आजीवन राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो। यही कारण था कि लालू जी और बहुत सारे लोग नहीं लड़ पाए, बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं। चौथी बात, लाइसेंस देना, आपने कहा कि दिल्ली में, यूपी में, सब कहीं भी लाइसेंस मिलता है। हर जगह के हर एक स्टेट की अलग अलग प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसमें लगातार रिव्यू चलता है और उसके अंदर कोई हस्तक्षेप इस प्रकार का नहीं है कि लाइसेंस किसी को गलत दे दिया। उसकी बहुत सारे लेवल पर जांच होती है। उसके बाद भी अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति या फिर अपराधी होने के नाते या कोई घटना कर देता है, मुझे लगता है उसके खिलाफ लाइसेंस भी रद्द होता है, कार्रवाई भी होती है और जेल भी जाता है। इसके अंदर कहीं कोई किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होता और ना ही इस केस में होने वाला है। जी, लेकिन जो आम तौर पर हम देखते हैं, शादी ब्याह हो या जैसे यहाँ पर न्यू ईयर ईव का पार्टी हुआ, दिवाली हुआ, लोग गन निकाल कर यहाँ पर चला देते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? कितने लोगों के लाइसेंस इस तरह जब्त किए गए, रद्द किए गए क्योंकि उन्होंने बंदूक निकाला और फायरिंग कर दी? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर, ऐसे केसेस के अंदर जिसकी फुटेज भी आ जाती है, कोई रिपोर्ट कर देता है, कोई पीसीआर में फोन कर देता है कि गोली चला रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और वो भी दिल्ली, पूरे देश भर में होती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली के तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि दिल्ली में ऐसे अनेकों केसेस के अंदर कार्रवाई हुई है, लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर किया गया है, आर्म्स एक्ट के तहत भी केस रजिस्टर किया गया है, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई की है। जी नवीन जी, जैसे आपने बोला कि जहां पर रिपोर्टिंग होती है वहां पर जो है एक्शन लिया जाता है, लेकिन नीलम जी ये बताएं कि हम तब तक रुके ही क्यों? जब तक कि कोई ऐसी घटना होती है, जब तक रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद जो है एक्शन लिया जाता है, लाइसेंस जब्त होता है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों को और खासकर केंद्र सरकार को यहाँ पर जल्द से जल्द इस तरह का एक कानून लाना चाहिए जिससे लोग आगाह हो जाए? कानून लाना चाहिए, और कानून लाने से पहले भी पुलिस को रेड करना चाहिए शादियों में और पार्टियों में कि कौन बंदूक लेके आया है, और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों आए। दूसरी बात, यहाँ इतने सारे जो लोग थे उनके ऊपर क्या किया जाएगा जो कि देख रहे थे, अगर मरता नहीं है कोई। और नवीन जी, वो कानून तो ठीक है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रही हूं और मैं ये कह रही हूं बार बार कि जो भी हीनियस क्राइम के अक्यूज्ड हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए आने वाले इलेक्शन में। वो अब भी मिल रहा है क्योंकि क्रिमिनल होना विनेबिलिटी माना जा रहा है। सजा जब क्या होगा वो नहीं, क्योंकि उससे पहले ये लोग मरते रहेंगे इस तरह से। तो एक चीज ये है कि बिल्कुल क्लियर हो जाइए, दोज अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम शुड नॉट बी गिवन अ टिकट इन द कमिंग इलेक्शन। ये कानून, ये ऑर्डिनेंस अगर आप लोग ला सके तब हम मानेंगे कि सच्ची में आप जनता के संग क्राइम खत्म करने के लिए खड़े हैं, वरना कुछ नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए हम सबकी आहुति दे दी जाएगी। और जहां तक इनका सवाल है कि हम लोग वेट करते हैं कि क्राइम हो जाए, केस हो जाए, फिर पुलिस क्या कर रही है और फिर कोर्ट कुछ कर भी रहा है कि नहीं। इसलिए ये कोई वजह नहीं है। एक इमीडिएट ऑर्डिनेंस ये या इमीडिएट लॉ ये चाहिए कि पुलिस हर फंक्शन में रेड कर सकती है, और जिसके पास बिना किसी वजह के वहां पर बंदूक है उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए। जी, डॉक्टर डैनियल जोसेफ भी हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर, दर्शक है हमारे। डॉक्टर जोसेफ बताएं। ये कानून लाने का बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि अभी ये ऑर्डिनेंस होना चाहिए, खास जो राज्य में ज्यादा ऐसा
घटनाएं होते। और दूसरा है कि हम लोग ज्यादा मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का उपयोग करना चाहिए और फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी बढ़ाना चाहिए। वो बहुत कम है जी। इंडिया में एक ही है जी। इंडिया में रादर मुंबई में एक ही है। सॉरी जी, मुंबई में एक ही है। जी, डॉक्टर जोसेफ का भी कहना है यहाँ पर कि ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। रमाकांत गौर, क्या ऐसे मामले में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बताएं तो? देखिए, कानून अपने आप में देश का इस बारे में सक्षम है कि वह इस दुरुपयोग को रोक सके। देखने का परिप्रेक्ष्य ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली व्यक्तियों को दिए जाने वाले लाइसेंस रोक दिए जाने चाहिए। अगर कोई अहर्ता रखता है, अगर किसी की एलिजिबिलिटी है, आप उसको लाइसेंस दीजिए। अगर कोई सुरक्षा कारण मौजूद है, आप उनको रियलिस्टिक मेजर्स में उन मापदंडों पर देखें, नापें, सोचें, परखें और उसके बाद वो आप लाइसेंस प्रदान करें। पर हो कुछ और रहा है। जिसके घर में रोटी नहीं है उसके कंधे पर बंदूक दिखती है। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड के विभिन्न इलाकों में देखने को मिलती है। तो जब ये कुछ सब कुछ देखने को मिल रहा है और उसके बावजूद नहीं रुक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे तंत्र की कमी है। और वो तंत्र की कमी साफ उजागर हो जाती है जब देश का एक हाई कोर्ट ये कहता है कि आप 3 महीने में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और नोटिफाई करें। आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप सजग हैं, पर कैसे सजग हैं कि आप देश के एक हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को मानने के बाद, या तो आपने उसको नहीं माना होता, सुप्रीम कोर्ट में अपील की होती, समझ में आती कि साहब आपको उससे कोई कोताही थी, पर आज एक देश के हाई कोर्ट ने उस पर आपको कहा कि आप ऐसा कीजिए और उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सरासर इस देश की ब्यूरोक्रेसी की, इस देश के पुलिस सिस्टम की एक लापरवाही है। और इस लापरवाही को हमारे सिस्टम को देखना होगा और इस संदर्भ में एक्शन लेना होगा। जी जी। एल एन राव, यहाँ पर मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ। वो जो 800 बुलेट्स जो बरामद हुए इनके घर से, ये बताए कि क्या ये जो कानून की बात यहाँ पर हो रही है, क्या इसे भी इस कानून के तहत लाना चाहिए कि अगर किसी के पास गन लाइसेंस हो, जैसे आपने कहा कि लिमिट तो है, लेकिन बार बार चेकिंग हो, किसी तरह का रिपोर्टिंग हो, क्या इसे भी इस कानून में इंक्लूड करना चाहिए? डेफिनेटली ये जो कार्ट्रिज की बात है, इसको डेफिनेटली आप आर्म्स एक्ट के कानून के अंदर निर्धारित है और इसमें ऑफेंस भी है। अगर एक मात्रा से ज़्यादा पोजीशन में आपके कार्ट्रिज है तो वो एक गुनाह है, ऑफेंस है। और जहाँ तक सवाल है हमारा कानून के बारे में, कानून में अब ऑर्डिनेंस की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कानून है उसको लागू करना बड़ा ज़रूरी है। उसको सही तरीके से लागू हो और उसमें थोड़ी सी सख्ती आए। बेल का प्रोविजन, इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस तो है ही, आर्म्स एक्ट में भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सख्ती का वो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, नए ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे नवीन जी ने भी कहा है कि आई एग्री कि दिल्ली पुलिस में बहुत तरीके से इसको लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन यूपी और दूसरे बिहार में और दूसरे किसी स्टेट में लाइसेंस देने की प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट है। पॉलिटिकली एफ्लुएंट आदमी या कई वो भी नहीं देखते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, वो भी बिना देखे भी उसको लाइसेंस मिल जाता है। हमने देखा है कई क्रिमिनल्स हैं जिनका रिकॉर्ड है, उनके पास लाइसेंस है। तो ये कैसे दिया जाता है, इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये मैं आप बता दूं कि 2 पहलू हैं इस बात में भी। एक तो लाइसेंसधारी जो ऐसे गन फायर करते हैं, दूसरे बिना लाइसेंस के भी लोग करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिन लोगों के पास बिना लाइसेंस के वेपन्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम पुलिस को चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर वो आर्म्स एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई एक अलग से की जानी चाहिए। और इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं समझता हूं वक्त बहुत कम है। नवीन कुमार, ये बताए कि क्या इस अर्चना गुप्ता के मौत के बाद क्या सरकार इस मामले को सीरियसनेस के साथ लेगी, संजीदगी के साथ लेगी? क्या आप अब जो है इस पूरे गन कल्चर को रोक लगाने के लिए किसी तरह का कानून लेकर आएंगे, जिस तरह की यहाँ पर मांग हो रही है, भले वो ऑर्डिनेंस हो, भले वो अमेंडमेंट हो?
मुझे लगता है कविता जी कि कानून जो है बड़े सख्त हैं और उसका सही प्रकार से पालन भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां वो कर रही हैं। जहाँ तक बात की जमानत की मिलने की, जल्दी जमानत ना मिले राव साहब की, ये निश्चित तौर पे मेरा निवेदन है, क्योंकि जुडिशरी को हम ये नहीं कह सकते कि आप किसकी जमानत दो किसकी नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं में स्वतः ही जो जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो जल्दी जमानत ना दें, ये रिक्वेस्ट है। ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कानून ऑलरेडी है, बहुत अच्छे, बहुत सख्त कानून है, उसका पालन भी हो रहा है। दूसरी बात जहाँ तक है रिव्यू करने की बात है, दिल्ली में हो रहा है। मुझे लगता है कि पिछले समय, अभी 1 महीना पहले की बात है, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने गन लाइसेंस दिए गए हैं उसका रिव्यू किया जाएगा, कि वहाँ पे जिस प्रकार से खुलेआम लोग हथियारों की नुमाइश करते हैं बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है बाकी राज्यों में भी ऐसे लोगों को धारणा को अपनाना चाहिए। जहाँ तक बात रही कि इस घटना की, ये घटना होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। घटना कोई भी हो वही दुखद है, ये घटना नहीं होनी चाहिए, इससे पहले से ही कानून सख्ती से काम कर रहा है। जी नवीन जी, लेकिन ये घटना घट गई और अर्चना गुप्ता की मौत हो गई, इससे हम जो है इस बात को हम मना नहीं कर सकते। रमाकांत गौर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्द से जल्द कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर पुलिस और सिस्टम सही काम कर रहा है तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन आज तक क्यों नहीं हुआ? ये बस इतनी छोटी सी बात है। आप कहते हैं हमारा सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, अगर काम कर रहा था तो ये क्यों नहीं किया? और ये इस देश की जुडिशरी ने ही ऑर्डर पास किया था। जिस जुडिशरी की आप बात कर रहे हैं कि उसे गुजारिश है कि बेल ना दें या गंभीरता से लें, ये जुडिशरी के करने वाली बात नहीं है। जुडिशरी सजग है, पर सजग होना पड़ेगा इस देश के शासन प्रतंत्र को, जिसे सोचना पड़ेगा कि जो आदेश दिया है उसका ठीक से अनुपालन हो। जी, और रमाकांत गौर, इसी नोट पर चर्चा यही खत्म करेंगे, लेकिन अंत में मैं आपको जो है आपकी पहचान यहाँ पर अर्चना गुप्ता से एक बार फिर करवाना चाहूंगी। अर्चना गुप्ता, जिनका फोटो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये 42 साल की आर्किटेक्ट है। दिसंबर महीने में ही जो है इन्होंने अपना बर्थडे मनाया था, उसके बाद जो है ये पार्टी के लिए गई थी, पहले कहीं और गई थी, किसी और से मिलने गई थी। उसके बाद जो है वो राजू सिंह के घर न्यू ईयर ईव पार्टी के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंची थी। अर्चना गुप्ता के 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे जो है इस वक्त अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे। इसी अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी उस वक्त जब वो डांस कर रही थी। डांस फ्लोर में वो थी, उनके साथ कुछ और लोग थे। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया गया, एक गोली जाकर अर्चना गुप्ता के दिमाग में जाकर लग गई और अर्चना गुप्ता वहीं ढेर हो गई। उन्हें लेकर अस्पताल ले जाया गया, आज उनकी मौत हुई और बताया जा रहा है कि उनके फैमिली ने उनके ऑर्गन्स भी डोनेट किए हैं। इनकी जान इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की वजह से हुआ, इनकी जान उस गन कल्चर के वजह से हुआ जो बेलगाम बढ़ते जा रहा है देश भर में। इस पर अगर रोक लगाना है तो रोक लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप कड़े कानून ले आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2017 में कहा था कि अर्जेंट नीड है, जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर कानून लाया जाए, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने उस कानून को लेकर आने की जरूरत नहीं समझी। और कितनी जाने जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार जागेगी और इस बात के लिए, इस चीज के लिए एक ऑर्डिनेंस लाएगी या एक अमेंडमेंट लाएगी और जल्द से जल्द कानून लेकर आएगी। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।